अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर रौनक अफरोज डॉक्टर मोहम्मद गुलसीन साहब, जनाब राजू सागर साहब, मनोहर काशी साहब, मुस्तफ़ा कादरी साहब, महबूब उस्ताद साहब, SDMC के चेयरमैन साहब और इस स्कूल के रूह रवा असद सलीम साहब हेडमास्टर और मौलमीन मौलमात, प्यारे बच्चों, आज के सालाना इजलास में शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि हमारे पहली बात तो राजू सागर साहब ने जैसे कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में एनुअल डे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अब ये रिवाज बदल रहा है। अब सरकारी स्कूल्स में भी सालाना जलसे हो रहे हैं, एनुअल डे प्रोग्राम हो रहे हैं। लास्ट वीक हमारे हमीलापुर में महबूब उस्ताद साहब के स्कूल में हुआ है और आज यहाँ फाइजपुरे के स्कूल में यहाँ पर एनुअल डे हो रहा है। ये हमारे सरकारी स्कूल की तारीख में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एनुअल डे प्रोग्राम बड़े ही जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने परफॉर्मेंस दिए। एक जो बात जो डॉक्टर का जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो उसमें एक नुक्ते की बात जो मैंने पकड़ी है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा है और डॉक्टर बनी है, और डॉक्टर अपील कर रहा है कि बच्चों पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में तालीम दिलवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी आज तो माहौल बदल गया है। गवर्नमेंट स्कूल में जो अपॉइंटमेंट होते हैं टीचर्स के, वो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। TET और CET पास होने के बाद रैंकिंग में जिनके अच्छे नंबर आते हैं, क्वालिफाइड टीचर वही गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो बस जो आ गया वो गनीमत है, लेकिन गवर्नमेंट में तालीम याफ्ता काबिल तरीन और CET में अच्छे नंबर से पास होने वाले टीचर से गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होता है। तो हम पहले तरजीह गवर्नमेंट स्कूल्स को दें। और फिर दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि आज तालीम बहुत सारी जुबानों में हो रही है, हर मीडियम के स्कूल्स हैं, लेकिन आज हमारा सबके दिमाग में जो भूत सवार है वो इंग्लिश का भूत है। इंग्लिश का जो भूत हमारे जहनों में सवार है। आज हम देखें कि हमारे तलबा कितने उर्दू में कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। किसी से उर्दू के तलबा भी किसी से कम नहीं है। हम अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करें, इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा। हम अपनी जुबान छोड़कर अगर कोई दूसरी जुबान में अगर इल्म हासिल करते हैं तो वहाँ तो सिर्फ मेमोराइजेशन होता है, वहाँ रट मारे जाते हैं, बात सहन में नहीं बैठती। बात जहन में बैठना है और अच्छी तरह से उसको याद करना है, तो जरूरी है कि हम अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करें। हमारी मादरी जुबान उर्दू है, हम उर्दू में तालीम हासिल करें और इसको उर्दू को और आगे बढ़ाएं। अभी इंशाल्लाह इनामात वगैरह दिए जाएंगे आपको। आखिरी बात एक वाकया सुनाकर मैं अपनी जगह ले रहा हूँ कि आपने सभी यहाँ इस इलाके में रहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया हमने सुना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आलिम और फाजिल थे, बड़े इमाम उन्होंने वो गुजरे हैं। उनके बचपन का वाकया आप किताबों में पढ़े होंगे कि एक दफा किसी बड़े आदमी ने इनको ललकारा कि मेरे पास 3 सवाल है, जो कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। तो उसके सवाल के जवाब सुनकर बड़े बड़े जो पढ़े लिखे आदमी थे वो उसको जवाब नहीं दे सके, लेकिन ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपकी उम्र के थे, 12-13 साल की उम्र के थे। जब वो देखे कि एक ऐसा आदमी हमको ललकार रहा है कि मेरे 3 सवालों का जो जवाब देगा वो उसको मान लेगा, तो उन्होंने आज़म किया, कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे 3 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो गए, वो जो सवाल करने वाला था वो ऊपर खड़ा हुआ था, एक ऊंचे टेप पहाड़, छोटा पहाड़ था,
उस पहाड़ पे खड़े होकर वो चीख रहा था। तो ये गए जाकर उनसे पूछा कि तुम्हारे सवाल क्या है, बताओ, मैं वो जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो उस शख्स ने कहा, 3 सवाल उसने पूछे। उसमें से पहला सवाल उसने कहा कि बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। पैदा करने वाला जो खुदा है, जो अल्लाह है, इस वक्त क्या कर रहा है। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सवाल पूछने वाले का मर्तबा छोटा होता है, जो जवाब दिया जाता है उसका जवाब, उसका मुकाम ऊंचा होता है, लिहाजा तुम ऊपर से नीचे आओ, मैं जवाब देने वाला हूं, मैं ऊपर जाकर जवाब दूंगा। तो वो बात मान लिया। मान लेकर वो नीचे उतर के आया और ये ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे, और पहाड़ पर चढ़कर कहा कि देखो मेरा खुदा इस वक्त एक न मानने वाले को नीचा कर रहा है और मानने वाले को ऊपर उठाया है। तो इस तरह से उसके सवाल का जवाब मिल गया। फिर दूसरा सवाल उसने कहा कि बताओ कि खुदा का रुख किधर है। हम कहते हैं ना खुदा चारों तरफ मौजूद है, तो उसका सवाल था कि बताओ कि खुदा का रुख किधर है, फेस किधर है खुदा का। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मोमबत्ती मंगवाई। मोमबत्ती मंगाकर उसको मोमबत्ती जलाई और जलाकर पूरे रोशन किया और कहा कि ये जो देखो, ये मोमबत्ती का रुख किधर है। तो वो कहा कि चारों तरफ है, इसका रुख चारों तरफ है। तो कहा कि खुदा भी नूर है और खुदा का चेहरा भी, उसका रुख भी चारों तरफ है। उसके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। फिर आखिरी सवाल उसका था कि खुदा से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था। अल्लाह तो एक है, अल्लाह से पहले क्या था। ये सवाल बहुत नाजुक सवाल था, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने कहा ठीक है मैं इसका भी जवाब देता हूँ। कहा कि तुम उल्टी गिनती गिनो, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी कहा कि ठीक है और भी गिनो। तो कहा कि एक के पास कुछ भी नहीं आता, एक के बाद कुछ भी नहीं आता। तो कहा कि ठीक इसी तरह अल्लाह एक है, अल्लाह के पहले कुछ नहीं था। तो उनके 3 सवाल के जवाब इस तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दिए। उनके पास बड़ा मदरसा था। इमाम अबू हनीफा भी एक मदरसा चलाते थे और उस मदरसे में कई गरीब बच्चे आकर तालीम हासिल करते थे। तो उसमें एक नाम था, याकूब नाम का एक लड़का था। वो गरीब घर से था। उसकी वालिदा चाहती थी कि वो जाकर कहीं कामकाज करे। किसी दर्जी के पास उसकी अम्मी ने छोड़ दिया कि जाए कुछ दिन भर मेहनत मजदूरी कर कर शाम को कुछ रुपये पैसे लाए तो रोटी खाएंगे। लेकिन याकूब जब जाता तो उसको दिल उसका पढ़ाई में था, उसका शौक पढ़ने में था। तो वो अम्मी जहाँ भेजते थे दर्जी के पास, वहाँ दर्जी के पास नहीं जाता था। वो इमाम अबू हनीफा के पास आता था और वहाँ पर उन्हें इल्म हासिल किया। अब बच्चे जब पैसे नहीं डालने लगे तो अम्मी को बड़ा गुस्सा आ गया। अम्मी ने कहा कि बच्चा पैसे नहीं ला रहा, क्या बात है। अम्मी खोज करी गई बच्चा कहाँ जा रहा है। मालूम हुआ कि बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है। तो बड़े गुस्से में अम्मी गए, जाकर इमाम साहब को बुरा भला बोले। इमाम साहब ने बड़े प्यार से उसको समझाया, देखो तुम इस बच्चे को सूखी रोटी खिलाना चाहते हैं और ये बच्चे की किस्मत में जैतून के तेल में बना फालूदा खाने का इसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है। तुम इसको वहाँ दर्जी के पास मत भेजो, मेरे पास पढ़ने के लिए भेजो। इसका जो भी खर्च होगा, तुम्हारे घर का खर्च होगा, तो मैं उसको संभालूंगा। और इमाम अबू हनीफा ने याकूब का पूरा खर्च अपना संभाला और उनके घर का भी खर्च दिया। और आज वो इमाम याकूब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़बरदस्त शागिर्द हैं। तो इस तरह से आज गरीबी कोई माने नहीं है। इल्म पढ़ाने में, इल्म सीखने में गरीबी रुकावट नहीं है। हमारे मुल्क के एक बड़े आलिम दीन, उन्होंने अपील की है कि हमारे माँ बाप अपने पेट पर पत्थर बांधकर बच्चों को तालीम दिलवाएं। यानी एक टाइम की भूख रह जाए, एक टाइम का खाना अगर आपको छोड़ना पड़े, भूखा रहना पड़े, तब भी बर्दाश्त करें, लेकिन बच्चों को तालीम से दूर ना करें, उनको कामकाज पर ना भेजें, उनको अच्छी अखलाक, अच्छी तालीम सिखाएं। इससे हमारी, आपका भी मुस्तकबिल रोशन होगा, बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन होगा और मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। इस मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाकर चंद बात करने का मौका दिया और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आपने दिखाए। आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।
मैं हमारे ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन के CAC की कर्नाटक के मेंबर मौजम भाई को जो है सके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब जो है जितना भी ये प्रोग्राम है ये सब जो है हमारे स्कूल के टीचरों की मेहरबानी है। मैंने उनको एक बात कहा था कि तुमको जो है सोसाइटी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क बताना है ये महल्ले में। इसी तरीके से ये जितना भी परफॉर्म किया गया है कि सोसाइटी स्कूल किस तरीके से होता है और गवर्नमेंट स्कूल किस तरीके से होता है। मेरा एम ये है, ये और टीचरों का एम ये है कि हर साल हमारे पास 40 बच्चे जो है कि एडमिशन कराना। हर साल जिस तरीके से मैं आकर 2 साल हुआ, मैं फर्स्ट जो है 40 बच्चों को एडमिशन कराया और सेकंड साल जो है कि मैं 40 बच्चों को एडमिशन कराया। इस तरीके से 80 बच्चे जो है कि मेरे पास 2 साल के अंदर आई है। हमारे टीचरों की मेहरबानी है और ये टीचरों का ही जो है कि उनको इसका बदल जाता है कि ये टीचर मेरे साथ जो है कि एक ट्रेन की तरह है और जो है कि मैं इंजन हूँ, ये जो है कि डब्बे हैं और इस तरीके से हमारी ट्रेन चल रही है। मैं इसी तरीके से यहाँ पर एक सर्वे कराया था कि आउट ऑफ बच्चों का सर्वे था, तो हमने आउट ऑफ बच्चों का सर्वे कराकर 10 एडमिशन कराया। मैं मुस्तफा साहब CRP मौजूद है, वो जो पढ़ने लिखने नहीं जाते थे वो जो है कि यहाँ बाजार में इधर उधर फिरते थे। मैं जो विशेष दाखिलाती आंदोलन के अंदर वो 10 बच्चों का एडमिशन कराया। इस तरीके से हम हर साल हमारा एम यह है कि मिनिमम हमारे पास जो है कि 40 बच्चे जो एडमिशन कराना बोलकर, ये जो है कि ये सब हमारे टीचरों का सरमाया है। तो इस तरीके से आपके सामने ये बता चुके हैं कि सोसाइटी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके से फर्क होता है। तो हमारे पास मैं जो है 174 जो है कि यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ है। मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के बीदर तालुक हमारे क्लस्टर और बोले तो हमारे बीदर सिटी के अंदर जो सबसे जो है कि आला जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ रखा हूँ। मैं जो ये सब जो है हमारे टीचरों का ही सरमाया है, उनका ही जो है इसका बदल जाता है। मैं 2 साल आने के बाद में ये सब जो है पेरेंट्स की मैं मीटिंग लेता हूँ। महीने में एक बार ही पेरेंट्स आते हैं और मीटिंग में शामिल होते हैं और मैं कौन से टीचर नहीं पढ़ा रहे वो जो पेरेंट्स उठकर बोलते हैं और टीचर उसका जवाब देते हैं। इस तरीके से मैं ये पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि ये स्कूल आपका है और इसको आप चलाना है। हम जो है कि यहाँ पर जो है चुप एक जो है कि गवर्नमेंट के हैं। इसी तरीके से महीने में एक बार पेरेंट्स को बुलाकर जो है मैं मीटिंग लेता हूँ। इस तरीके से मेरा स्कूल चल रहा है। मैं टीचर और मैं जो है कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। 174 बच्चे यहाँ स्ट्रेंथ आने के बाद में एक कलमनी सर जो है कि यहाँ फिजिकल टीचर स्ट्रेंथ की बिना पर गवर्नमेंट दिए हैं, वो भी जो है कि यहाँ पर अच्छी सी मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे जो है कि यूट्यूब के अंदर आप देख चुके हैं कि किस तरीके से वो जो है कि कलमनी सर भी जो है यहाँ पर मेहनत करा रहे हैं। सब भी इसके अंदर जो है कि हम शामिल हैं। मैं आखिरी जो है कि मैं
अच्छा, बहुत खूब। अब फिर स्पीच के लिए मैं गुजारिश करूंगा रुकैया को। जहेज की लानत, स्पीच का टॉपिक जो है जहेज की लानत, रुकैया। बोलो बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ, जहेज की लानत। गौर से समाअत फरमाइए। जहेज एक नासूर है जो हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। इन मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन ख्वाब छीन लिए हैं। इनकी आरज़ुओं, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। इन्हें नाउमीदी, मायूसी और अंधेरों की इन गहरी वादियों में धकेल दिया है जहाँ इस उजाले का सफर नामुमकिन हो चुका है। ये एक ऐसी कबीह रस्म है जिससे सिर्फ गरीब वालिदैन ये जिंदा दरगोर हो रहे हैं और इस सांस पर जिंदा है कि कोई फरिश्ता सबूत इंसान इस लानत से पाक तो जोड़ा कपड़ों में इनके लख्त जिगर को कबूल करे। लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में रिवाज पा चुकी हैं और वक्त गुजरने के साथ अपने कदम मजबूती से जमा लिए हैं, इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। दरहकीकत यह खालिस हिंदुस्तानी रस्म है और हिंदू माशरे में तिलक के नाम से मशहूर है, जिसे आज हमारे मुस्लिम माशरे ने अपना लिया है। इस लानत ने मौजूदा दौर में ऐसे फन फैलाए हैं कि गरीब घरानों के लड़के भी अपने से ज्यादा माल व ज़र वाले घरानों को रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से रहने पर मजबूर है। जहेज एक गलत और फितरत के खिलाफ रस्म है। गरीब के घर बेटी पैदा हो जाए तो एक तरफ खुदा की रहमत और जब शादी की उम्र को पहुंचे तो जहमत बन जाती है, क्योंकि लड़के वाले जहेज जैसी लानत का तकाजा करते हैं। जहेज के असल हकीकत इसके सिवा और कुछ नहीं कि लड़की के वालिदैन जिन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और घर की दहलीज से रुखसत होते वक्त अगर कुछ तहफे देते हैं तो इसे जहेज नहीं बल्कि अपनी औलाद से मोहब्बत और ताल्लुक की बिना पर फिक्री अमल है। इस लानत की वजह से जो जुल्म व सितम बहू बेटियों पे किए जाते हैं वो बयान नहीं किए जा सकते। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। तलाक दे तो रहे हैं और व गुरूर के साथ, तलाक दे तो रहे हैं और व गुरूर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इल्म की अहमियत के बारे में कुछ बयान करना चाहती हूँ, गौर से समाअत फरमाए। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म नबियों की मीरास है, जबकि माल व दौलत फिरौन की मीरास है। इल्म से हलाल और हराम की शनाख्त होती है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी चुराई नहीं जाती। इल्म एक समंदर के मालिक है जिसको हासिल करने के लिए गहरी में चले जाओ। इल्म का बचाव में चमकता है। इल्म से अमल करना आसान होता है। इल्म से ऐसा फूल है जो कभी नहीं मर जाया जाता है। तमाम मुअल्लिमीन के मुअल्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो एनुअल डे के तौर पर यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले मैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो फैसिलिटीज जो मिलने वाले हैं उसके बारे में मुख्तसर तौर पर बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हर एतबार से जो है सो आला से आला दर्जे की तालीम और जो हर सहूलत जो है सो गवर्नमेंट आपको सहूलत दे रही है, क्योंकि हमारे दस्तूर में, हमारे संविधान में जो लिखा गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं पूरों को जो है सो मुफ्त और लाजमी तालीम यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना बोल के है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत जो है सो आप लोगों को यहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो इसमें जो है सो हर गवर्नमेंट में स्कूल में बच्चे में को जो पढ़ने वाले हैं उनको जो है सो महीने को जो खर्चा आने वाला है वो कितना है मालूम आपको? कितना आता है? एक बच्चे को मंथली जो है सो 2000 रुपये खर्चा आता है। मगर आप लोगों के अधिकतर हो तो हमारे बच्चों की जो है फ्री पढ़ रही है और जो 1 रुपया मिलने लग रहा है उसकी अहमियत खत्म हो गई है। अहमियत कब होती थी आप लोगों को बोला तो पैसे दे के अगर पढ़ने कर रहा है तो आपको अहमियत मालूम हो रही है।
तो इसलिए आपको पूरे अगर गवर्नमेंट के स्कीमात अगर बता दें चलो मैं, और पूरा का एक महीने में एक जो बच्चे पर स्टूडेंट को जो खर्चा आ रहा है, महीने को 2000 का खर्चा आ रहा है, तो साल को कितना हो गए 12 × 2 तो 24,000 रुपये। 24,000 रुपये हर महीने को एक बच्चे एक साल में आपको खर्चा आ रहा है। वही प्राइवेट स्कूल में मिनिमम मैक्सिमम फीस कितनी है 12,000 13,000 हर महीने को। तो मगर आपको क्योंकि वहाँ पे पैसे दे के पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको दर्द रहता है कि हम पैसे दे पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ना अच्छा पढ़ना बोल के, मगर उससे ज्यादा सहूलत यहाँ है और उससे ज्यादा काबिल असातिज़ा अगर आप यहाँ पर है, क्योंकि टीचर्स का जो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है 60 अगर टीचर्स का अपॉइंटमेंट है तो 3,000 लोग जैसे अप्लीकेशन डालते, तो 3,000 जब अप्लाई करें तो उसमें से जैसे पूरा स्कूटनी हो गया, सिर्फ 60 टीचर जो सब में काबिल असातिज़ा है वैसे सिलेक्शन हो गया आपके गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन और दोपहर के खाने की स्कीम और स्कॉलरशिप और बच्चों को ईद के बच्चों को साइकिल और दूध और हेल्थ चेकअप, यूनिफॉर्म फ्री है, बुक्स फ्री है, हर एतबार से मैं बोला ना, अगर पूरे स्कीम का अगर टोटली करे आपका वैसा हर बच्चे की जैसे मंथली जैसे 2,000 का खर्चा आता है। तो आप जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आप जैसे काबिल 27 है कि आप लोग बच्चों को यहाँ पर रखें, और जो भी बच्चे अगर नहीं भी रहे तो कुछ भी ऐसे आप वहाँ पर पढ़ाने की जैसे रागिब करें, और अपने जो भी बच्चे हैं उनको जैसे कंपलसरी डेली बसो स्कूल को जैसे बिना नागा स्कूल को मदरसे को भेजना। क्यों भेजना बोल तो एजुकेशन जो है बहुत इल्म और जो है बहुत जरूरी है। अभी बच्ची जो है एक प्ले कार्ड लेके थे शुरू में, वो जो एक इवेंट था ना उसमें प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ था, इल्म का हासिल करना और मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है बोलते था। अब जो बच्ची जो पढ़ी वो भी बच्ची क्या बोल के गए आपके सामने, इल्म का हासिल करना और मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो यहाँ पर थोड़े लोगों को ये कंफ्यूज होता है, खास तौर पे लड़कियों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के दिमाग में ये ख्याल है कि लड़की को पढ़ा के क्या करने का है, बच्ची को पढ़ा के क्या करने का है, शादी कर को छोड़ने के बाद उनका हो गया तालीम माता की सुनने का है। लेकिन लड़कों को जितनी तालीम जरूरी है, जेंट्स को जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा लड़की की जरूरी है। क्योंकि जैसे आप हदीस सुने ना, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर उसमें रहता, अगर मर्द को फर्ज रहता सिर्फ मर्द पर रहता था, मगर उसमें क्या है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्योंकि जब एक बच्चा जब कमाता है, एक बच्चा जब पढ़ता है, उन्हें कमाता है तो सिर्फ अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को पालने के ऐसे उन्हें जैसो एजुकेशन लेता है। लेकिन एक लड़की, एक औरत अगर तालीम याफ्ता होगी, अगर इल्म हासिल करेगी तो उसके खानदान के पुश्तैन जो है उनकी तरबियत, अखलाक, किरदार उसमें जो है अपने उनमें जो कन्वर्ट करेगी। इसलिए दोनों को जो है तालीम हासिल करना जरूरी है। अब मैं ज्यादा यहाँ पर कीमत आपका टाइम नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी मैं कभी भी आपके पास मीटिंग करे तो मुखातिब करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। आप जो भी है अपने एजुकेशन को जो सो तालीम कंटिन्यू रखिए, और खास तौर पे यहाँ पर 7th के बच्चों का सेंड ऑफ पार्टी भी है। 7th के बच्चे हैं जो भी जाने वाला है यहाँ से पढ़कर, वो जो सो कंपल्सरी 8th में जो सो एजुकेशन कंपल्सरी एडमिशन लेकर जो है सो आप बुलाना स्कूल को भेजते हैं बोलकर उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हुए अपने दो बात करने के लिए यहाँ पर मौका दिया है, इसलिए मैं तमाम और यहाँ पर स्टाफ वालों को, यहाँ पर तमाम टीचर्स को और मौलाना आजाद के भी जो यहाँ पर इस कार्यक्रम प्रोग्राम को कामयाब करने में मदद की है, उनका मैं तमाम का जो है मेरी तरफ से तमाम हमारे डिपार्टमेंट की से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम रखे इसको कामयाब बनाए है, और एक बार मैं शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बात खत्म कर जो ये स्कूल में मैं पहला बार आया था, इधर बच्चों का संख्या बहुत कम थे। कहा देखे तो वो बच्चे बाहर रहते थे, लेकिन आज ये स्कूल को सलीम से हमारे आके इधर बहुत ही बढ़िया स्कूल बना है। हमारा अधिकारी वंश और हमारे तरफ से उनको जोर से ताली मारी है। और एक हम देखते हैं कि ये स्कूल में कौन सा भी
ग्रेजुएट टीचर ये सरकार नियम में क्या करे मालूम, नियम करे कैसा करे कि जो TCH गणेशों वाले ही ये प्राइमरी स्कूल में रहता था। अभी जो सरकार क्या करे कि जो GPT टीचर, PGT टीचर जो हाई स्कूल कॉलेज को पढ़े रहे शिक्षक हमारा प्राइमरी स्कूल के अंदर मिल रहा है। सब माता जो सब हमारे बच्चों के वास्ते आप सरकारी स्कूल में पढ़ा के अच्छा हमारा ये सरकार का स्कूल का नाम लाइए। कभी भी मैं देखता हूँ कि सरकारी स्कूल में क्या बोल के सब जने क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो ग्रेजुएट टीचर आते वो प्राइवेट स्कूल में नहीं रहते। खाली वहाँ पर क्या है LKG UKG उतने क्या है बोले तो परफॉर्मेंस रहता है। आप आगे जाओ, जो मेडिकल को जाओ, इंजीनियर को जाओ, आगे IAS ऑफिसर बोलो, जो भी है जो ये प्राइमरी स्कूल का जो बुक रहता है ना वही आपको जो भी अच्छा बनने का वो IAS ऑफिसर बनता है। तो सिर्फ वो हमारा प्राइमरी स्कूल के पढ़ के वो IAS ऑफिसर बनता बोल के मैं बोलने को मेरे को तो बात करने को दिया है सबको हमारा अधिकारी होता हमारा शिक्षक। अब और एक बात कहता हूँ कि बहुत ही एक्टिविटी बहुत ही अच्छा सिखाए हमारे जो ट्रेनर्स मेरे ख्याल से नो बाहर इसके बिहार के, लेकिन बीदर के भाषा में उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास भी 4-5 ट्रेनर्स है, लेकिन बहुत ही अच्छा आज सिखाए हमारा सर। उनको एक प्राइज भी दिया गया है। सब वो जो ट्रेनर्स है उनको आज इनाम रखा गया है। उनको भी धन्यवाद बोलते हुए मैं दो बात करने के लिए धन्यवाद।